दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और कंट्रोवर्शियल थिंकर्स में से एक थे। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा को इन्होंने ही बनाया था। वे एक ऐसे इंसान थे जिनके अंदर काफी चीजों की नॉलेज थी। यूँ कहे तो आदमी एक और स्किल्स अनेक। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई आदमी पेंटिंग, स्कल्पचिंग, आर्किटेक्चर, साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना योगदान दे सकता है? नहीं ना। लेकिन एक इंसान इस धरती पर 15वीं सदी के अंत में इटली के फ्लोरेंस एंड मिलान शहर में रहता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनालिसा, विट्रूवियन मैन और द लास्ट सपर जैसी फेमस पेंटिंग बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची के बारे में। लियोनार्डो एक उम्दा कलाकार तो थे ही, इसके साथ साथ उन्हें कई अलग अलग फील्ड के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज थी, जैसे बॉटनी, एनाटॉमी, मिलिट्री इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। उनकी इसी गहरी नॉलेज के लिए उन्हें रिनाइसेंस पॉलीमैथ कहा जाता था, यानी एक ऐसा आदमी जिसकी एक फील्ड में मास्टरी और एक्सपर्टाइज तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उसे लगभग हर फील्ड के बारे में बहुत डीप नॉलेज भी है। इसलिए दुनिया के टॉप जीनियस में सबसे ऊपर नाम इन्हीं का आता है। इनके काम को बहुत वाहवाही और तारीफें मिली, लेकिन क्या आपको पता है कि वो हमेशा विवादों से घिरकर चर्चा का कारण भी बने रहे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि वे कंट्रोवर्शियल थिंकर्स में से एक थे। उनकी नोटबुक में बनाए गए स्केच इतने रियलिस्टिक लगते थे मानो ये तस्वीर अभी बोल पड़ेंगी। लियोनार्डो इतने जीनियस थे कि वो जिस समय में रह रहे थे उनसे कहीं आगे की सोच रखते थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम लियोनार्डो दा विंची की तरह सोच सकते हैं, अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उससे पहले यदि हम लियोनार्डो दा विंची की तरह सोचना चाहते हैं तो हमें अपने ओपिनियंस और बिलीव्स पर सवाल उठाने की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति से बचने की जरूरत है जो बिना सोचे समझे बातें करता है। जब लियोनार्डो दा विंची बच्चे थे तब वे आसपास की दुनिया के बारे में जानने को एक्साइटेड रहते थे। उन्हें हर छोटी से छोटी बात पर भी कुछ न कुछ जानने की जिज्ञासा रहती थी। उन्हें प्रकृति से बड़ा लगाव था। वे एक ही जगह पर घंटों बैठकर कभी पेड़ या चट्टानों तो कभी फूल या पत्तियों की स्केच बनाते रहते थे, जिनसे उन सभी के प्रति उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। उनके दिमाग में जो जो बातें चल रही थी उन्होंने उनको नोटबुक में लिखना शुरू किया। उनकी नोटबुक में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको अक्सर कोई सोचता भी नहीं है, कोई इसके बारे में बात तक नहीं करता। उनके प्रश्न थे कि जंगल में कितने प्रकार के पेड़, पौधों, फूल और जानवर रहते होंगे। पहाड़ियाँ, झरने, नदियाँ, शहरें आखिर क्यों हैं? पक्षी कैसे उड़ता है? जब हम पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो उस स्थान पर घेरा क्यों बन जाता है? जब पक्षी आकाश में उड़ता है तो वह अपने पंख क्यों फड़फड़ाने लगता है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब को वो अपने मन में ढूंढते रहते थे। उन्होंने अपनी नोटबुक में अपनी बनाई गई पेंटिंग्स के बारे में लिखते हुए कहा है कि हमारे लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कामों में गलती ढूंढना काफी आसान होता है। वही अगर कोई हमारे द्वारा किए गए कामों में गलती ढूंढता है तो हम नाराज हो जाते हैं, बल्कि हमें अपने द्वारा किए गए गलतियों को ढूंढकर क्या क्या उसमें सुधार हो सकता है उसको देखना चाहिए। उनकी नोटबुक में ये भी लिखा है कि हमें काम करने के बाद ब्रेक लेना चाहिए। अब मान लीजिए आपको मैथ के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या फिर आपको केमिस्ट्री में कुछ इक्वेशंस आपसे बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं और आप बार बार उसी को सॉल्व करने में लगे हो, तो आपको थोड़े समय के लिए कहीं बाहर घूम लेना चाहिए या फिर अपने दिमाग को शांत करने के लिए खुली हवा में चले जाना चाहिए। इससे ये होगा कि आपका माइंड एक अलग पर्सपेक्टिव से काम करेगा। फिर आप जब दोबारा उसी इक्वेशंस को सॉल्व करने जाएंगे तो वो डेफिनेटली बनेगा। लियोनार्डो दा विंची की डायरी उनकी क्यूरियोसिटी और सीखने की लगन का सबूत है। दोस्तों, क्या आपने मोनालिसा की पेंटिंग को देखा है? रियलिस्टिक नहीं बल्कि कहीं किताब में या फिर कभी अपने गूगल पे इस फोटो को देखा होगा। आपने एक बात नोटिस किया है कि जब आप एकदम खुश होकर उस पेंटिंग को देखोगे तो वो पेंटिंग आपको मुस्कुराती हुई नजर आएंगी। वहीं अगर आप दुखी मन से पेंटिंग को देखते हैं तो पेंटिंग भी आपको दुखी ही नजर आएगी। ऐसा क्यों होता है ये तो एक मिस्ट्री है, लेकिन अगर आप मोनालिसा पेंटिंग की फोटो को जूम करके देखोगे तो उसमें धुंधला धुंधला नरम फिनिश है। क्या आप जानते हैं कि मोनालिसा की मुस्कान इतनी मिस्टीरियस क्यों है? आपको देखने पर पता ही नहीं चलेगा कि मोनालिसा के चेहरे पर रियल इमोशंस क्या है। उसकी हल्की सी मुस्कान अच्छे और बुरे, लोभ और मासूमियत, करुणा और क्रूरता का आभास कराती है। यानी कि पेंटिंग को देखने पर आपको हर एक चीज के एक्सप्रेशंस दिखाई पड़ेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि मोनालिसा की आंखों का कोना और मुंह का कोना एक सॉफ्ट शैडो से ढका हुआ है। यह वही चीज है
जो उसकी मुस्कान को रहस्यमयी बनाती है। उनकी आंखों की रिंकल्स और लिप्स की एज को देखकर हमें ये पता चलता है कि मोनालिसा की उस पेंटिंग में फीलिंग्स क्या है। लियोनार्डो दा विंसी का इस पेंटिंग में दिखाने का इरादा क्या है? आखिर वो इस पेंटिंग से बताना क्या चाहते हैं? दरअसल वो पेंटिंग में लोगों के लिए अस्पष्टता और अनिश्चितता की भावना को छोड़ना चाहते हैं। यही इस फुमाटो का सिद्धांत है। साल दर साल आर्ट एक्सपर्ट्स और मनोवैज्ञानिकों ने काफी बार इस बात पर सवाल उठाए हैं कि मोनालिसा पेंटिंग का मॉडल क्या है। क्या वह एक असली व्यक्ति है? इस बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पेंटिंग उन सभी महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है जो लियोनार्डो के लाइफ से रिलेटेड थे, जिन्हें लियोनार्डो जानते थे, उनकी माँ, उनकी पत्नी, या फिर जिन महिलाओं को उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा था। लेकिन बेल लैब के डॉक्टर विलियम स्वार्ट्ज का मानना है कि यह पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी की खुद की धारणा पे बनी है, यानी कि ये किसी ऐसी महिला की पेंटिंग नहीं है जो उनकी लाइफ से जुड़ी हो, बल्कि यह दा विंसी की खुद की बनाई गई अपनी सोच की पेंटिंग है। यानी कि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो काफी आगे की सोच रखते थे। दोस्तों, अनिश्चितता और अस्पष्टता ही इस फुमाटो का सिद्धांत है। मतलब ये कि जीवन में कामयाब होने के लिए हमें अपने एरिया से ऊपर जाने की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जिनसे हमने पहले कभी नहीं मिला है। हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ हम कभी ना गए हों। यूँ कहे तो हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। अपनी सोच को कहीं बेहतर बनाने की जरूरत है। जब हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो हमें नई चुनौतियों का सामना करने को मिलेगा। नई नई चीज़ों का अनुभव हम कर पाएंगे और वास्तव में यही इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। लियोनार्डो दा विंसी एक लेफ्ट हैंडर थे। यह कहा जाता है कि उनका दाहिना ब्रेन काफी डोमिनेंट था, लेकिन जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि वे केवल एक आर्टिस्ट ही नहीं थे, बल्कि वे एक साइंटिस्ट भी थे। उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वे मिरर राइटिंग प्रैक्टिस किया करते थे। यानी कि अगर आप उनके नोट्स को ऐसे नॉर्मली पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, वहीं इसे मिरर के सामने रखकर पढ़ने पर क्लियरली पता चलेगा कि आखिर क्या लिखा गया है। उनकी सारी नोटबुक इसी तरह लिखी गई है। अब ऐसा क्यों लिखा गया है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि लियोनार्डो दा विंसी को इस तरह लिखना ज्यादा सुविधाजनक लगता होगा, क्योंकि वो एक लेफ्ट हैंडर थे। और जैसा कि आप सभी ने कभी ना कभी बाएं हाथ से लिखने की कोशिश करी होगी, नॉर्मली जो राइट हैंडर्स हैं, जब एक राइट हैंडर्स लेफ्ट हैंड से लिखता है तो उसे ज्यादातर उल्टा ही लिखना अच्छा लगता है। लेकिन एक लेफ्ट हैंडर्स उल्टा मिरर इमेज की तरह लिखता हो, ये मानने की सोच रखने का कोई तुक ही नहीं बनता। अब देखिए, ये एक कॉमन नॉलेज है कि हमारे दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर लॉजिकली डील करता है, बल्कि राइट हेमिस्फीयर ज्यादातर इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी में शामिल रहता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को आर्टिस्टिक चीजें ज्यादा पसंद है तो फिर उसे साइंस फिक्शंस में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग काम करते हैं। लेकिन लियोनार्डो दा विंसी का मानना था कि आर्ट और साइंस दोनों एक दूसरे से काफी रिलेट करते हैं। उन्होंने लिखा है कि जो लोग साइंस को अप्लाई किए बिना आर्ट्स यानी कि कला का निर्माण करते हैं, वे एक ऐसे नाविकों की तरह है जो बिना कंपास के समुद्र की यात्रा करते हैं। वे कभी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं सकते। डिमॉन्स्ट्रेशंस क्या है? यह आपके जीवन में घटने वाले अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस से मिलने वाली सीख है। लियोनार्डो दा विंसी को यह बात भली भांति पता थी कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने में खुद के द्वारा ली गई एक्सपीरियंस काफी काम आती है। लियोनार्डो ने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। वे एक मास्टर पेंटर और मूर्तिकार एंड्रिया डेल वेरोचियो के साथ रहकर पेंट्स को मिलाना और कैनवास तैयार करना सीखा था। वेरोचियो एक्सपीरियंस से सीखने में विश्वास रखते थे। उन्होंने लियोनार्डो को ब्रॉन्ज कास्टिंग, गोल्ड स्मिथिंग और मूर्ति कला के बेसिक्स के बारे में सिखाया। इन्हीं के साथ रहकर लियोनार्डो ने प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स और मनुष्यों और जानवरों की शारीरिक रचना के बारे में सीखा था। वेरोचियो के साथ रहकर लियोनार्डो ने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ एक्सपीरियंस किया। उनके साथ रहते रहते वे एक मास्टर बन चुके थे अपनी फील्ड के और अपने गुरु से कहीं आगे निकल चुके थे। एनाटॉमी में डीप स्टडी के लिए लियोनार्डो ने 30 से अधिक मानव शवों के साथ अनगिनत जानवरों का यूं कहे तो पोस्टमार्टम किया। उन्होंने अपनी नोटबुक में उनके शरीर के अंगों को दिखाया है। यही कारण है कि लियोनार्डो की पेंटिंग और स्केच इतनी सटीक है। उन्होंने अपने नोटबुक में लिखा है कि अगर वास्तव में कुछ सीखना है तो हमें सीधे उस चीज की गहराई तक जाना चाहिए।
लियोनार्डो दा विंची के बारे में एक फैक्ट यह है कि उन्होंने 42 साल की उम्र में लैटिन लैंग्वेज को सीखा था ताकि उन्हें क्लासिक्स की बेहतर समझ हो सके। उन्होंने मेडिसिन, एनाटॉमी, मैथमेटिक्स और वॉरफेयर के बारे में डीप नॉलेज गेन करी और इन सभी फील्ड में काफी एक्सपीरियंस लिया। अनुभव कभी गलत नहीं होता। जब आप अपने एक्सपीरियंस से तत्काल रिजल्ट की उम्मीद रखते हैं तो आप जरूर फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्र रखते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। लियोनार्डो अपनी नोटबुक में लिखते हैं कि बाधाएं मुझे बेंट नहीं कर सकती, मुझे झुका नहीं सकती, दृढ़ता से हर बाधा नष्ट हो जाती है। लियोनार्डो को एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद था। एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त उन्हें कई बार फेलियर का भी सामना करना पड़ा, परंतु वे कभी हार नहीं माने, हर बार प्रयास करते रहे। लियोनार्डो दा विंची ने अपने अनुभव से सीखने पर काफी जोर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने पांचों इंद्रियों साइट, साउंड, स्मेल, टच एंड टेस्ट की एबिलिटी को भी अप्रिसिएट किया है। उनके मुताबिक आंखों के माध्यम से ही कोई व्यक्ति प्रकृति के कार्य को पूरी तरह से समझ सकता है। वे हमेशा अपने आसपास पहाड़ों, पेड़ों, जानवरों और लोगों के चेहरे को ऑब्जर्व किया करते थे। वे जितना अफोर्ड कर सकते थे उसके हिसाब से उन्होंने रेशमी और मखमली कपड़े पहना करते थे। उन्होंने अपने स्टूडियो को फूलों और परफ्यूम की खुशबू से भर दिया था। वे हमेशा हेल्दी फूड ही प्रेफर करते थे। क्या आपको पता है कि लियोनार्डो एक म्यूजिशियंस भी थे? वे वीणा, बांसुरी जैसे बहुत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानते थे। लियोनार्डो ने अपनी नोटबुक में लिखा है कि ये एकदम दुख की बात है कि ज्यादातर लोग बिना देखे देखते हैं, बिना सुने सुनते हैं, बिना महसूस किया स्पर्श करते हैं, बिना स्वाद के खाते हैं और बिना सोचे समझे बातें करते हैं। ओवरऑल ये कि लोग अपनी पांचों इंद्रियों का उपयोग सही तरह से नहीं करते। हम अपने बचपन में बिना किसी मतलब के रातों को चांद तारों को यूं ही निहार रहे होते थे। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार ऐसा कब किया था? कब आपने बिना कोई काम में इन्वॉल्व हुए गानों को सुना था? कब आपने निश्चिंत होकर बिना हड़बड़ी में भोजन किया था? लियोनार्डो के 7 सिद्धांतों में से ये शायद सबसे आसान है, लेकिन इसमें डिसिप्लिन की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने जिस दुनिया को देखा था उससे 21वीं सदी काफी अलग है। हालांकि लियोनार्डो ने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया था जैसे कोई एथलीट अपने मसल्स को ट्रेन करता है। उन्होंने अपने सेंस को डेवलप करके अपने माइंड को ट्रेन किया था और आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने फेवरेट सीन को जो अपने फिल्मों में देखा है या किसी मैगजीन में उसकी फोटो देखी हो वो अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश करो और कल्पना करो कि आप वहीं पर हो। यदि आप समुद्र तट के पास हो तो आप वहाँ की सभी आवाज़ों को सुन सकते हैं। आप लहरों की आवाज़ों और समुद्री पक्षियों की आवाज़ों को महसूस कर सकते हैं। इसके लिए आप एक शांत जगह पे बैठकर अपनी आंखें बंद करके उन सभी नज़ारों को मन में सोचकर महसूस कर सकते हैं। अपनी पांचों इंद्रियों का सही लाभ उठाना आपको आना चाहिए। लियोनार्डो दा विंची की नोटबुक में फिटनेस के बारे में भी काफी कुछ लिखा है। वे वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति थे जो न केवल अपने माइंड को बल्कि अपने शरीर को भी काफी ट्रेन किया। लियोनार्डो एक गजब के घुड़सवार भी थे। वे तलवारबाजी और तैराकी में भी पारंगत थे। उनकी नोटबुक में जो हेल्थ रिलेटेड टिप्स थे उनमें उन्होंने क्रोध से सावधान रहने को कहा है, उदासी से बचने को कहा है, डेली एक्सरसाइज करने और हेल्दी खाना प्रेफर करने के बारे में भी काफी कुछ लिखा है। दरअसल लियोनार्डो शाकाहारी थे। वे खाना बनाना भी जानते थे। उनका मानना था कि जल्दी बुढ़ापा आना, शरीर में हमेशा कमजोरी महसूस होना, मोटापा आ जाना, ये सभी एक्सरसाइज ना करने और अपनी बॉडी को फिजिकली फिट नहीं रखने की वजह से हो सकता है। 21st सेंचुरी में हम में से कई लोग कंप्यूटर के सामने ऑफिस में काम करते हैं जिससे कि फिजिकली फिट नहीं रह पाते। तो हमें हर रोज सुबह में कम से कम टहलने जरूर जाना चाहिए। कुछ बेसिक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कि हमारे पूर्वज कितने ज्यादा समय तक जीते थे और इसका एक ही कारण है कि वे दिन भर अपनी बॉडी को फिजिकली काम करवाते रहते थे। इसीलिए हमें फिजिकली फिट रहने के लिए हेल्दी डाइट के साथ साथ प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। जीवन की शुरुआत में लियोनार्डो दा विंची ने देखा कि कैसे उनके आसपास की दुनिया ने लगातार ऐसे पैटर्न बनाए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
आजकल बहुत से लोग ये कहते हुए दिख जाएंगे कि मुझमें ना कुछ तो कमी है, मैं पूरी तरह से पूर्ण नहीं हूँ। दरअसल हम में से बहुत से लोग अपनी दुख का कारण खुद है, कोई तीसरा व्यक्ति इसका जिम्मेदार नहीं है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि आप संपूर्ण बनने में सक्षम होने से पहले खुद के प्रति ईमानदार बनिए। इसके लिए माइकल गेल, जो कि किताब हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची के लेखक है, ने एक फॉर्मूला बनाया है, स्मार्ट। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके जीवन को सही दिशाओं में ले जाएगा। स्पेसिफिक, आप क्या हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पहले वो सेट कीजिए। मेजरेबल, यह डिसाइड कीजिए कि गोल्स को कैसे अचीव करना है, क्या प्लान हो सकते हैं उसके लिए, उसको नोट कीजिए। अकाउंटेबिलिटी, अपने गोल्स के प्रति पूरी तरह ईमानदार बने रहे और इसकी पूरी जिम्मेदारी खुद लीजिए। रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट, ऐसे गोल्स सेट कीजिए जो एम्बिशियस तो हो लेकिन उसे अचीव किया जा सके और आपके इंटरेस्ट से बिल्कुल मेल खाता हो। टाइमलाइन, अपने गोल्स को कितने दिनों में हासिल करना है उसके लिए एक टाइमलाइन सेट कर लीजिए। अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप खुद को धोखा ना दें। यदि आप असफल होते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी खुद लीजिए और देखिए कि कहाँ पे गलती हुई है, उस गलती को सुधारिए और फिर कोशिश कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यही लियोनार्डो दा विंची में खास बात थी कि वे असफल होने के बाद दोबारा कोशिश करते थे और जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक कोशिश करते रहते थे। दोस्तों, वीडियो के अंत में एक चीज मेंशन करूंगा कि अगर आप लियोनार्डो दा विंची के सिद्धांतों के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो माइकल गेल की बुक हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची को पढ़ सकते हैं। इस बुक का एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस अभी चैनल पे बहुत सी आने वाली है।